हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, एकदम जबरदस्त, एकदम शानदार, एकदम लाजवाब, एकदम गजब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ। और सभी दोस्तों को प्रणाम है मेरे दोस्त, और गुड आफ्टरनून है मेरे दोस्त। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे। और आज मेरे दोस्त, हमारा जो टॉपिक है वो कारक चल रहा है, अर्थात कारक की तीसरी कक्षा हमारी है। ठीक है। आज हम इस कारक को समाप्त कर देंगे मेरे दोस्त, एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। ठीक है। और वर्कशीट की अगर मैं बात करता हूं तो वर्कशीट आप लोगों की मिलेगी संडे के दिन, क्योंकि 3 तारीख में मैराथन है, उसको भी तैयार करना है। कोशिश करूंगा कि मिल जाए जल्दी, लेकिन प्रयास रहेगा। बाकी संडे में तो आपको मिल ही जाएगी वर्कशीट। ठीक है भाई। तो चलिएगा, आज से हम पढ़ते हैं आज संप्रदान कारक। अर्थात अगर मैं बात करूं, संप्रदान का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त, वो होता है देना। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? वो होता है मेरे दोस्त देना। मैं बोलूंगा इसकी परिभाषा क्या। इसकी परिभाषा बनेगी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। क्या बोलेंगे? संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप से क्या होगा? जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, या जिसको कुछ दिया जाए, या जिसको कुछ दिया जाए, दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द, इसका बोध, इसका बोध कराने वाले शब्द, कराने वाले शब्द क्या होते हैं मेरे दोस्त? संप्रदान कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संप्रदान कारक कहलाते हैं, या संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं, कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और एक इसका मुख्य बिंदु आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या? कि जो वस्तु सदा के लिए दी जाती है वो मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। मैं अगर बात करूं कि जो वस्तु मेरे दोस्त सदा के लिए दी जाती है, इसमें लिख दे रहा हूं सदा के लिए दिया जाने वाला, सदा के लिए दी जाती है, सदा के लिए दी जाती है। यानी कि कोई भी वस्तु जो सदा के लिए दी जाए, उसको मेरे दोस्त हम संप्रदान कारक के अंतर्गत रखते हैं। इसकी विभक्ति, इसकी विभक्ति, इसकी विभक्ति के लिए, के लिए, या के वास्ते, के लिए या के वास्ते होती है, होती है। इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी। अब मैं इससे संबंधित आप लोगों को उदाहरण मेरे दोस्त देता हूं। ठीक है। अब मेरे दोस्त, इससे संबंधित आप लोगों को क्या देता हूं? उदाहरण आप लोगों के देता हूं। देखिए, जैसे मैं कह दूं रोगी के वास्ते दवा लाओ। क्या है? रोगी के वास्ते, रोगी के वास्ते दवा लाओ। यहां पर मेरे दोस्त किसके लिए कार्य किया जा रहा है? यहां पर किसके लिए मेरे दोस्त कार्य किया जा रहा है? रोगी के वास्ते। किसके लिए किया जा रहा है? रोगी के वास्ते। बात समझ में आ गई क्या ना? बात समझ में आ गई। मैंने आप लोगों से इतना बताया है कि सिर्फ आप इतना विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा। मैंने कहा रोगी के वास्ते दवा लाओ, बस इतना ही काफी है। किसके वास्ते?
रोगी के वास्ते। या फिर मैं कह दूं जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। जैसे मैं कह दूं उसने, जैसे मैं कह दूं, और उदाहरण इसके, उसने लड़के को, उसने लड़के को मिठाई, उसने लड़के को मिठाई दी, उसने लड़के को मिठाई दी। तो यहां मेरे दोस्त ये मिठाई जो दी, ये किसके अंतर्गत आ रहा है? ये मेरे दोस्त संप्रदान कारक के अंतर्गत आ रहा है। बात समझ में आ गई? या मैं कह दूं सुनीता ने, सुनीता, सुनीता ने, मैं कह दूं मेरे दोस्त सुनीता ने अनुज के लिए, अनुज के लिए पूजा की। सुनीता ने अनुज के लिए पूजा की। किसके लिए पूजा की मेरे दोस्त? अनुज के लिए। किसके लिए पूजा की? अनुज के लिए पूजा की। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं आप लोगों से, सभी विद्यार्थियों से, कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं। या मैं जैसे कह दूं आप लोगों के लिए, मैं और उदाहरण दे दूं, पिताजी, पिताजी सोनू के लिए, पिताजी सोनू के लिए मोबाइल लाए, मोबाइल लाए। किसके लिए लाए? सोनू के लिए लाए। किसके लिए लाए मेरे दोस्त? सोनू के लिए लाए। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई। बस इसमें आप लोगों को यह देखना है कि इसमें लेना और देने की बात होती, संप्रदान यानी कि आदान या प्रदान। देना, संप्रदान का अर्थ ही होता है प्रदान करना। जैसे और उदाहरण देख लो, ये भी मेरे दोस्त आप लोगों की परीक्षा में पूछा गया उदाहरण है। कि जैसे मैं कह दूं आप लोगों से कि पिताजी, या आपने एक उदाहरण ये भी देखा होगा, राम, राम के हित, राम के हित लक्ष्मण, राम के हित लक्ष्मण वन गए। राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। पूरा कर दो चाहे। राम के हित लक्ष्मण वन गए थे, अर्थात राम के लिए गए थे। किसके लिए गए थे? राम के लिए गए थे। बात समझ में आई या ना? बात समझ में आई या ना? है? माता जी ने, माता जी ने, माता जी ने घर में, या माता जी ने मंदिर का, माता जी ने मंदिर का प्रसाद, मंदिर का प्रसाद दिया। माता जी ने मंदिर का प्रसाद दिया। अब प्रसाद लेकर के कोई दोबारा वापसी थोड़ी ले लेगा उससे। ये भी बात समझ रहे हैं? या मैं कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों से कि पिताजी को नमस्कार, मैं कह दूं पिताजी को नमस्कार है, पिताजी को नमस्कार है। मेरे दोस्त अगर आप पिताजी को नमस्ते करोगे, क्या अपने पिताजी से नमस्ते वापस ले लोगे? नहीं। वो आपको क्या देंगे? आशीर्वाद तुरंत। नमस्ते बेटा, हमेशा खुश रहो और तरक्की करो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? एक इसी में आता है, भूखे को भोजन दो, कई बार पूछा गया। भूखे को भोजन दो, कई बार पूछा गया मेरे दोस्त, इसी का उदाहरण है, इसी का ही उदाहरण है कि भूखे को भोजन दो। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई या ना? इतनी बात सभी की समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? एक उदाहरण सबसे ज्यादा फेमस होता है इसका, जिसमें विभक्ति छिपी होती है। क्या? ईश्वर ने, ईश्वर ने सुनने को, सुनने को कान दिए हैं, कान दिए हैं।
ईश्वर ने सुनने को कान दिए हैं। लो मेरे दोस्त, आप कह सकते हो। अब इस उदाहरण में आप कहोगे, है ना, या मैं कह दूं ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, ऐसा भी लिख सकता हूं। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, ऐसा भी कह सकता हूं। अब आप कहोगे मेरे दोस्त, यहां देखिएगा कि ईश्वर ने, है ना, यहां ध्यान देना, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए। यहां सुनने को के स्थान पर क्या छिपा हुआ है? ईश्वर ने सुनने के लिए दो कान दिए हैं। कान किसके लिए होते हैं? सुनने के लिए होते हैं। तो ये भी किसके अंतर्गत आप लोगों का आएगा मेरे दोस्त? संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। इतनी बात समझ में आ गई या ना? ठीक है। माता जी ने मंदिर का प्रसाद दिया, आप आराम से लगा सकते हो ये प्रसाद देना, या प्रसाद बांट दिया भी कह सकते हो। माता जी ने मंदिर का प्रसाद बांट दिया, ऐसे भी कह सकते हो। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई? एक बार मुझे थम्स अप कर दो मेरे दोस्त, एक बार मुझे थम्स अप कर दो मेरे शेर, जल्दी से, जल्दी से थम्स अप कर दो, फटाफट थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। बाकी कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी होगी। बात समझ रहे कि नहीं? बात समझ रहे हो या नहीं मेरे दोस्त? थम्स अप कर दीजिएगा मेरे दोस्त, जल्दी से, जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा मेरे दोस्त, फिर मैं आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त। हम इस पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, मोहन श्याम के लिए साइकिल लाया, ऐसे कह सकते हो, क्योंकि परिभाषा ही ये कहती है कि जिसके लिए हम कुछ काम करेंगे या जिसको कुछ हम देंगे तो वह संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। खत्म बात। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त 5 नंबर पर, अपादान कारक। अपादान कारक, इसमें आप लोग ये देखते होंगे कि इसमें अलगाव की जो स्थिति होती है वो मेरे दोस्त छिपी होती है। लेकिन अगर मैं इसकी परिभाषा की आप लोगों से, विद्यार्थियों से बात करूं, तो मेरे दोस्त इसकी परिभाषा बनती है, क्योंकि अपादान का अर्थ होता है अलग होना या अलगाव की स्थिति। ठीक है, अभी हम लोगों को बस इतना ही पता है कि अलग होने का बोध इसके अंतर्गत होता है। किसमें मेरे दोस्त? इसमें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? या मैं आप लोगों से कह सकता हूं क्या, कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, क्या बनेगी परिभाषा? संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप से, रूप से दूर होना, दूर होने, दूर होने, निकलने, डरने। मैंने कहा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, निकलने, डरने, या फिर मेरे दोस्त तुलना करने, तुलना करने, तुलना करने, है ना, डरने, तुलना करने, तथा रक्षा करने का बोध होता है। रक्षा करने का बोध, रक्षा करने का बोध होता है। ठीक है, अब मैं ऐसे कह सकता हूं आप लोगों से मेरे दोस्त, कि जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने का बोध हो, अलग होने का, निकलने का बोध हो, डरने का बोध हो, तुलना करने का बोध हो, या फिर मेरे दोस्त रक्षा करने का बोध हो, या फिर मेरे दोस्त किसका बोध हो? रक्षा करने का बोध हो, उसको मेरे दोस्त हम क्या कहेंगे? अपादान कारक के अंतर्गत उसे अपादान कारक कहते हैं। उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है भैया, इसमें अलगाव की स्थिति होती है, या इसकी विभक्ति, इसकी विभक्ति, बार बार एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करोगे तो गलती करोगे, ध्यान रखना।
इसकी विभक्ति से अलग होती है। मैं कह रहा हूं अलग होती है। अब कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि ये वाला उदाहरण गलत है, ये वाला उदाहरण गलत है। ओ भैया, अपनी तरफ से ना लाया हूं मैं, ये बुक से लाया हूं। बुक को गलत बता रहे हो तुम, वो भी एनसीईआरटी। मेरे दोस्त, इतना डीप पढ़ने के बाद भी अगर आपको परिभाषा से इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं समझूंगा आप कहीं ना कहीं कमी कर रहे होंगे। ठीक है? क्योंकि उसका जो अर्थ होता है, किसका? संप्रदान का अर्थ लेना और देना होता। जैसे मैंने बताया अभी, माता जी ने मंदिर का प्रसाद दिया। अब भैया दे दिया, या ऐसे भी कह सकते हो उस वाले वाक्य को, माता जी घर के लिए प्रसाद लाई, ऐसे कह सकते हो। लो, इसको ऐसे बना दो, मंदिर का प्रसाद दिया, इसको मिटा दो, इसके स्थान पर आप, ये भी सही है, सही ये भी है। ठीक है? ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा ना कि सही ना था। माता जी घर के लिए प्रसाद लाई, माता जी घर के लिए प्रसाद लाई, प्रसाद लाई। वो भी दिया, वो भी मेरे दोस्त लेना देना किस में आता? इसी के अंतर्गत आता। क्योंकि प्रसाद एक बार दे करके दोबारा प्रसाद लाई, प्रसाद एक बार दोबारा लाने के बाद मेरे दोस्त, मतलब देने के बाद दोबारा वापसी नहीं लिया जाता, ये बात ध्यान रखना। ठीक है? बाकी अब मुझे समझ आ गई है कि कौन पढ़ने आता है और कौन केवल और केवल बस टाइम पास करने आता है। तो टाइम पास वाले अगर कक्षा ना ही पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है मेरे दोस्त, क्योंकि उनको उस पैसे का मोल नहीं पता जिनसे कोर्स खरीदे हैं, तो फिर बेकार है। ठीक है? चलो, अब देखो यहां पर ध्यान से, आगे देखो, अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। ध्यान से देखते चलना एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है? दोनों तरीके से लिख सकते हो, वो भी सही था, ये भी सही था। ठीक है, मैंने बस उसमें विभक्ति का प्रयोग कर दिया, इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है? चलिए आगे देखो। मैंने कहा मेरे दोस्त, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने का, निकलने का, डरने का। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त आप लोगों को उदाहरण दे करके कह दूं कि संगीता, ये आपका विगत एग्जाम परीक्षा का उदाहरण है। संगीता घोड़े से, घोड़े से गिर गई। संगीता घोड़े से गिर गई। ओ भैया, घोड़े से क्या हो गई? अलग। घोड़े से क्या हो गई मेरे दोस्त? अलग हो गई। बात क्लियर है? बात क्लियर है मेरे दोस्त? आगे देखो, अगला प्रश्न क्या होगा। दूर होने का देख लो। मैं कानपुर से आया हूं, निकलने का हो गया। मैं कानपुर से आया हूं, यानी कि एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर आ गया। एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर आ गया। या मैं कह दूं, पेड़ से, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, गिरता है। इतनी बात समझ में आ गई? और देख लो उदाहरण मेरे दोस्त, है ना? जैसे मैं कह दूं, रामू, रामू कुत्ते से डरता है, रामू कुत्ते से डरता है। यहां पर डरने का बोध हो गया मेरे दोस्त। या बच्चा सांप से डरता है ना? बादलों से ओले गिरे, और देख लो उदाहरण इसी के, क्या है? बादलों से ओले गिरे, बादलों से ओले गिरे। बादलों से क्या गिरे मेरे दोस्त? ओले गिरे। या मैं कह दूं, मेरे, मेरे निमित्त ही, मेरे निमित्त ही, मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं, मेरे निमित्त ही, नहीं ये नहीं होने का, ये इसमें नहीं आएगा। अपादान में जैसे मैं कह दूं, हाँ, रक्षा करने का बोध आएगा कि आपने, आपने मुझे, मुझे
डूबने से बचाया, डूबने से बचाया, आपने मुझे डूबने से बचाया। तुलना करने का बोध आ जाएगा, राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है। राम की तुलना किससे हो गई? सीता से हो गई मेरे दोस्त। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई है ना? है? बात, गंगा हिमालय से निकलती है, क्या होगा? गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। बात समझ में आ गई क्या ना? या सांप बिल से बाहर निकला, ऐसे कह सकते हो। सांप बिल से बाहर निकला, ऐसे भी कह सकते हो मेरे दोस्त। चूहा बिल से बाहर निकला, ऐसे भी कह सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरे दोस्त या ना? एक दूसरे की तुलना भी आ जाएगा, एक दूसरे की तुलना भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा मेरे दोस्त। ये बात ध्यान आप लोगों को ही रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो, और उदाहरण देख लो। या गौरव सोहन से छोटा है, वो भी इसी में ही आ जाएगा। मैं मुंबई से आया हूं, वो भी इसमें ही आ जाएगा। आगे देखो, इसके बाद आता है 6 नंबर पर मेरे दोस्त, जिसको हम कहते हैं संबंध कारक। कौन सा? आज इसको सही पूरा कर लेंगे हम, संबंध कारक। अब इसकी विभक्ति क्या होती है और इसकी परिभाषा क्या होती है वो देख लो। देखो, इसकी परिभाषा बनेगी आप लोगों की कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, या मैं कह दूं एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए। क्या है? संज्ञा या, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप से, रूप से एक वस्तु का संबंध, एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए। क्या होगा? दूसरी वस्तु से, दूसरी वस्तु से जाना जाए, जाना जाए, या उसे संबंध कारक कहते हैं, या वहां संबंध कारक होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है भाई, आगे इसकी विभक्ति तो ध्यान देना है आप सभी को। इसकी विभक्ति क्या लिखेंगे? इसकी विभक्ति, इसकी विभक्ति का, की, के, रा, री, रे होती है, होती है। इसकी विभक्ति का, की, के, रा, री होती है। तुलना उसी के अंतर्गत आएगी, संबंधवाचक, सॉरी, अपादान के अंतर्गत। ठीक है, संबंधवाचक के अंतर्गत आएगी। बात समझ में आ गई? आगे देखो, इसके उदाहरण देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। संबंध का मतलब होता एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध हो। लब कुश का भाई है, क्या होगा? लब कुश का भाई है। एक दूसरे का क्या हो गया मेरे दोस्त? संबंध है। एक दूसरे का क्या हो गया मेरे दोस्त? संबंध है। या और उदाहरण देख लो। यह प्रेमचंद्र के, यह प्रेमचंद के उपन्यास हैं, यह प्रेमचंद के उपन्यास हैं। या मैं कह दूं, यह रमन की, रमन की पतंग है, यह रमन की पतंग है। आराम से। मेरे पापा, मेरे पापा किसान हैं, मेरे पापा किसान
हैं या राम का भाई भरत है। राम का भाई भरत है। समझ में आ गई है ना बात? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? हैं? दशरथ के चार पुत्र हैं, है ना? दशरथ के चार पुत्र हैं। यह मेरी बोतल है। यह मेरी बोतल है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? आराम से इसको समझ सकते हो, है ना? बिल्कुल। आप मेरे गुरु हैं। बिल्कुल। एक भैया कह रहे हैं आप मेरे गुरु। बिल्कुल, आपका और मेरा क्या है? संबंध है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? चलिए, नेक्स्ट 7 नंबर पर आता है मेरे दोस्त आप लोगों का अधिकरण कारक। कौन सा आता है? 7 नंबर पर आता है। आज क्लास छोटी चलेगी क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों का पूरा हो जाएगा। क्या है? अधिकरण कारक। अब देखो, इसकी अगर मैं परिभाषा की बात करूं उससे पहले आपको इसके बारे में जानना होगा। इसका अर्थ क्या होता है? आधार। इसका अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? आधार होता है। ठीक है, इतनी बात। अब इसका अर्थ होता है आधार। अब इसके हिसाब से आपको प्रश्न बनाने कैसे? ठीक है, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप से क्रिया का, क्रिया का आधार सूचित होता है, क्रिया का आधार, क्रिया का आधार सूचित होता है, सूचित होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, अब देखो किस प्रकार से इसकी विभक्ति क्या होगी, है ना? इसकी विभक्ति क्या होगी? ठीक है, उदाहरण देखिएगा। इसकी विभक्ति, इसकी विभक्ति में कोमा पर होती है, में कोमा पर होती है। इसमें मेरे दोस्त आधार का बोध आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा मेरे दोस्त? आपको आधार का बोध इसमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब देखो यहां पर ध्यान से एकदम इधर देखो। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप लोग ध्यान से देखोगे। कैसे? उदाहरण देखिए। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से कि पानी में, पानी में मछलियां हैं, पानी में मछलियां हैं। भैया मछली का आधार क्या है? पानी। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त? मछलियों का आधार क्या है वीरो? पानी है। या मैं कह दूं मैं 3 मिनट में, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, आ रहा हूं। तो ये मेरे दोस्त क्या है? 3 मिनट आधार है आपकी। आप किसी अपने दोस्त के घर गए और दोस्त के घर जाकर के नीचे, और दोस्त रहता आपका ऊपर 2 मंजिले पर। आपने आवाज मारी चिंटू, तो ऊपर से आवाज आई बस 2 मिनट रुक। तो वो 2 मिनट आपको क्या मिला? एक आधार। तो यही बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं, है ना? चिड़िया, चिड़िया डाल पर, चिड़िया डाल पर बैठी है, डाल पर बैठी है। आपका आधार क्या है मेरे दोस्त? डाल। चिड़िया का आधार क्या है? डाल, है ना? सड़क पर, सड़क पर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है। सड़क का आधार क्या, वो गाड़ी का आधार क्या है मेरे दोस्त? सड़क। या मैं कह दूं और, मोहन, मोहन छात्रावास में रह रहा है, मोहन
छात्रावास में रह रहा है। रह रहा है। कहाँ रह रहा है? छात्रावास में। कहाँ रह रहा है? छात्रावास में। या मैं कह दूं, लड़के लड़के दरवाजे दरवाजे लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। घूम रहे हैं। यानी कि मेरे दोस्त, लड़के कैसे घूम रहे हैं? दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। लड़के कैसे घूम रहे हैं मेरे दोस्त? दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। बात समझ में आ गई इतनी है? या मैं कह दूं, पुस्तक मेज पर रखी है ना? और एक प्रश्न ये भी आता है, कौन सा? गाड़ी गाड़ी 10 बजे 10 बजे छूटती है। ऐसा मत सोच लेना कि ये छूटना अलग को दर्शा रहा है, तो इसमें अपादान लगा दो ना मेरे शेरों, ध्यान रखना इस बात का। मैंने क्या कहा आप लोगों से कि मेरे में रे विभक्ति आई है भाई। पापा का और किसान का दोनों का आपस में संबंध नहीं है क्या? है? अब मैंने कहा कि गाड़ी 10 बजे छूटती है। ये 10 बजे मेरे दोस्त आधार है, और छूटना यहां क्रिया है, और क्रिया का आधार है 10 बजे। ये बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? बात क्लियर हो गई या ना? एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा। या मैं कह दूं, परीक्षा परीक्षा अप्रैल में होगी। परीक्षा अप्रैल में होगी। परीक्षा अप्रैल में होगी। या मैं कह दूं, आप लोगों से एक और उदाहरण दे दूं कि वह ये आप लोगों का विगत एग्जाम में पूछा गया, वह अगले साल आएगा। यूपी ट्रिपल एससी में पूछा ये, वह अगले साल आएगा मेरे दोस्त, ये वाला प्रश्न पूछा था। तो अगले साल क्या है? आधार है वीर। अगला साल क्या है वीर? आधार है मेरे दोस्त। है? वह दिन में आएगा। वह दिन में आएगा। वह दिन में आएगा। कब आएगा? दिन में आएगा। बात बताओ, समझ में आई या ना मेरे दोस्त? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, ऐसे भी लिख सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है? मेज पर किताब रखी है। मेज पर किताब रखी है। आप कुर्सी पर बैठे हो। आप कुर्सी पर बैठे हो। या मैं कह दूं मेरे दोस्त, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो। आप लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे भी कह सकता हूं मेरे दोस्त। ठीक है? ये 10 बजे छूटना, वीरो आप यहां पर ध्यान देना मेरी बात पर। ये छूटना आप लोगों की क्रिया है, और यहां क्रिया का जो आधार है वो 10 बजे है। क्या है? आधार। आपसे पूछा जाए कि भैया गाड़ी यहां से कितने बजे जाती है ना? आप कभी गए हो कहाँ? अगर गए हो रोडवेज पर, तो रोडवेज पर जाकर के मेरे दोस्त आप क्या कहोगे? यार ये वाली बस कितने बजे जाती है? वो बताएंगे 10 बजे जाती है जी यहां से। तो 10 बजे वो आपको एक आधार दे देंगे। जाना हमारी क्रिया है, उसका एक आधार 10 बजे। ये होती है बात। समझ में आ गई बात? उम्मीद है आप सभी को मेरे दोस्त बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। एकदम सारी बातें क्लियर भी हो रही होंगी, एकदम जबरदस्त तरीके से। ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से रखता हूं। ठीक है? चारपाई पर दादाजी बैठे हैं, ऐसे भी कर सकते हो। फ्रिज में आम रखा हुआ है ना? सिंह वन में रहता है, ऐसे कर सकते हो। और लास्ट आता है मेरे दोस्त 8 नंबर पर, जिसको मैं कहता हूं आप लोगों का संबोधन कारक। क्या कहता हूं? संबोधन मेरे दोस्त कारक। अब देखो, इसकी क्या परिभाषा आप लोगों की होगी संबोधन कारक की। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? यहां ध्यान से देखो। देखो, इतना मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जितना आप लोगों को करा दिया ना, और अगर ये परीक्षा में आएगा ही, उदाहरण क्योंकि मैं आपके विगत एग्जाम के लेता हूं, कोई सा भी विभाग हो सबके उठा करके लाता हूं। बस इतना ध्यान रखना, प्रश्न गलत नहीं होगा, इतना मेरा वादा है। ठीक है भाई? चलिए, अब देखो कैसे। इसके बाद क्या होगा? बस परिभाषा को जोड़ देना। मेन मुद्दा परिभाषा है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए, है ना? संज्ञा के जिस रूप से
क्योंकि इसमें क्रिया से संबंध नहीं होता संबोधन में, ये बात ध्यान रखना। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए, या चेतावनी दी जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। उसे संबोधन कारक कहते हैं। अब इसकी विभक्ति क्या होगी सर, है ना? इसकी विभक्ति हे, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। ओ, अरे, अजी, है ना? इस तरीके की विभक्ति का प्रयोग मेरे दोस्त इसमें देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। अब अगर मैं इसके उदाहरण की बात करता हूं आप लोगों से, तो उदाहरण देख लीजिएगा इसका क्या क्या होने वाले हैं। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, एक तो यही है, अजी बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, अजी सुनते हो, है ना? अजी सुनते हो या सुनती हो, अजी सुनते हो, भैया पुकारा जा रहा, बुलाया जा रहा। या मैं कह दूं, हे ईश्वर, हे ईश्वर मुझे पास कर देना, पास कर देना। मैंने कहा हे ईश्वर मुझे पास कर देना, हे ईश्वर मुझे पास कर देना। मैं साइकिल से बाजार गया, साइकिल साधन का बोध कराता है, करण कारक के अंतर्गत आ जाएगा। साइकिल साधन का बोध कराता है, करण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है? या मैं कह दूं, अरे या ए लड़के, ए लड़के, एक साथ बोल रहा हूं, वहीं वो लगा दूंगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। ए लड़के जरा इधर आओ, जरा इधर आओ। देखो मैंने कहा किसी को बुलाने के लिए। अब अगर हमारे गांव में, गली मोहल्लों में, घर में, गांव में या शहर में कोई सामान बेचने वाला आ जाता और वो बहुत दूर हो, बहुत ही दूर, आप लोगों से बहुत दूर हो, तो उसे कैसे बुलाओगे? ओ, एक तो तरीका यही है, ओ सब्जी वाले है कोई, एक तो ये तरीका। एक भैया प्यार से बुला सकते हो, अरे भैया यहां आना, एक भैया प्यार से तरीका बुलाने का। मैंने कहा आप लोगों का, मैंने कहा संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए, खबरदार यहां मत आना, खबरदार कुत्तों से सावधान लिखा रहता ना, तो भैया वो इसी के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई दोस्त? एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। ठीक है? क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है या ना? एक बार थम्स अप कर दो मेरे दोस्त, है ना? या मैं कह दूं, अरे, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख संभल जा, अरे मूर्ख संभल जा। ये होता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? संबोधन कारक। और संबोधन कारक का मतलब यही होता है मेरे दोस्त कि आपका किसी से संबोधन, मतलब आप दूसरे को संबोधित कैसे करते हो, ये बात दर्शाती है। ठीक है? उम्मीद है बेहतर तरीके से कारक पूरे एकदम बेहतरीन तरीके से पूर्ण हो गए होंगे। मिलते हैं आप लोगों से कल की कक्षा में, और कल हमारा टॉपिक एक बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से नया टॉपिक रहने वाला है ना? कल नया टॉपिक होगा, सभी विद्यार्थी बेहतर तरीके से समझेंगे, जबरदस्त तरीके से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।